रास्ता को जो बीमार हैं या जो ये हमें इसमें सब कुछ फिशी लगता है। बोलना चाहिए था कि भाई आप अपने एजेंट्स भेजो ताकि आपके सामने ये होगा। टरबाज का नाम भी दिया गया है, लगाते हैं वो साबित करें नेशनल में कहाँ गलत करें। वो वीडियो है जी जी जिसमें इसने कुरान शरीफ पर हाथ रखकर झूठ बोला। तो इसके बारे से आप अब्दुल गनी लोन का देखिएगा, कहीं ना उसके बैनर पर कहीं नाम निशान, न कहीं वो सिंबल, न कहीं वो 3 स्टार झंडा जो उसका था। उनके पास मसल पावर है, उनके पास मनी पावर काफी है, जो सारा दिल्ली से आया है। उसके कैंडिडेट जो उनके कैंडिडेट है, नाम उनका किसी और पार्टी का, लेकिन है तो बीजेपी पीछे। कॉन्फ्रेंस की एक्टिविटी जारी है, खासकर जब से ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल होगा, हर जगह मीटिंगें होती है, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं। उतना है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे मजहब के साथ क्या हुआ है, मेरे बुजुर्गों के साथ क्या हुआ, मेरी स्टेट के साथ क्या हुआ, मेरे झंडे के साथ क्या हुआ, मेरे आइन के साथ क्या हुआ, ये सब उसको समझ में आया। क्योंकि आज का नौजवान, पहला वाला नौजवान ये वाले ये जरूरत नहीं कर सके, हम नहीं कर सके। हालांकि 70-80 साल हो गए उनका ये एजेंडा बना, लेकिन नहीं कर सकते। इसलिए एब्रोगेट इवन मोदी के 2 गवर्नमेंट में भी नहीं हुआ। आखिर पर उन्होंने किया क्योंकि हमारे कुछ लोग आलाकार बन गए, उनके साथ मिल गए, आप समझते हैं कि साथ उनका रास्ता आसान बनाया। अच्छा, उन्होंने उनको एक विंडो दे दी। चलिए, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत बंधु। जैसे उसके सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान मौजूद है और चौधरी मोहम्मद रमजान से जानने की कोशिश कर रही है। कंपनी बहुत टाइम से हो रही है और आज ये कंपनी जो है 10 साल के बाद अब लोगों को वोट डाल रही है। बहुत टाइम आपसे ये जानना है, ज़्यादती लोन का इल्ज़ाम है। कई बार ट्विटर पे तुमने देखा था, ट्विटर पे आपने भी देखा होगा कि कई जगहों पे टरबाज का नाम भी दिया गया एक वीडियो क्लिप को लेकर। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसको लेकर क्या स्टैंड है, क्योंकि अभी तक कोई बयान इस रिलेटेड वो तो इल्जाम लगाते हैं, वो साबित करें नेशनल में कहाँ गलत करें, कहाँ झूठ बोला। लेकिन आपके पास भी रियासत कश्मीर के लोगों के पास वो वीडियो है जिसमें इसने कुरान शरीफ पर हाथ रखकर झूठ बोला। वो जो झूठ बोलता है कुरान शरीफ पर हाथ रखकर बोलता है। तो लिहाजा उसके वीडियो हजारों वीडियो हर एक के घर में है, हर एक आदमी के पास। तो हम समझे पीसी में वॉशिंग मशीन है जो धुल जाए फिर साफ हो जाए, जैसे डिटर्जेंट में आता है। पीसी भी है, लेकिन अब वो ये पीसी वो नहीं रही है। अच्छा, जो इसके बानी ख्वाजा अब्दुल गनी उन्होंने बनाई थी, जिसका सिंबल था जो 3 स्टार का झंडा था, उनका इलेक्शन सिंबल शेर का था, जिस तरह। और आज आप देखेंगे अब्दुल गनी लोन जो बानी है पीसी का, ना आप किसी जगह उसका फोटो देखेंगे, किसी बैनर पर नहीं देखेंगे। हमारे लीडर जनाब शेख मोहम्मद 40 साल पहले इस दुनिया से गई, लेकिन हमारी कोई मीटिंग, कोई जलसा तब तक नहीं होगा जब तक शेर कश्मीर का फोटो सामने होगा, क्योंकि वो हमारे बानी हैं, वो हमारी बानी रहे, हमारी पार्टी के बानी रहे। तो इसके बारे से आप अब्दुल गनी लोन का देखिएगा, कहीं ना उसके बैनर पर कहीं नाम निशान, न कहीं वो सिंबल, न कहीं वो 3 स्टार झंडा जो उसका था। आज जो इनका जो सिंबल वगैरह है ना, ये वही सिंबल है सेब का, जो बानहाल के उस पार कमल का फूल है और बानहाल के इस पार जो है ये सेब है। ये सिंबल दिया ही है बीजेपी वालों ने इसको कि इसी पर इलेक्शन। तो नजर अपनी पार्टी पे है, गठजोड़ हुआ है, उस पर बात करें ना। उनकी अपनी पार्टी दिल्ली पर नजर है। अच्छा, उनको कश्मीर के लोगों पर नजर नहीं है। अच्छा, उनकी नजर उधर से पैसा भी आता है, उधर से ट्रांसपोर्ट भी आता है, और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उनको ज़्यादा बताया गया है कि इसकी हिमायत करें। उनके पास मसल पावर है, उनके पास मनी पावर काफी है, जो सारा दिल्ली से आया है। तो मतलब खुद तक कुछ नहीं है, मरकज चला रही है क्या? सारा कुछ चला है, सारा इलेक्शन चला है। आज भी देखो उनका जलसा बारामूला में है, उनकी रैली थी, और आज ही के दिन अमित शाह शाम को आ रहा है, उनके साथ बातचीत करने के आगे की स्ट्रेटजी 3-4 दिन के लिए बनाए। जो खबरें देखी, अमित शाह ये देखने के लिए आए हैं अमरनाथ यात्रा कुछ समय के बाद स्टार्ट होने वाली है। अभी क्या मजबूरी थी, वो तो 4 दिन के बाद भी आ सकते थे यहाँ पर, इलेक्शन 20 तारीख को ना वोट डालने, उसके बाद भी आ सकते थे। लेकिन वो देखना चाहते हैं कि उसके कैंडिडेट जो उनके कैंडिडेट है, नाम उनका किसी और पार्टी का, लेकिन है तो बीजेपी पीछे। वो देखते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है। तो एबी जो दिखाया जा रहा था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा बता रही है, 18, 18, सीटिंग, तो सब मिलके नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट। नेशनल केवल नहीं बता रहे, ये कश्मीर के लोग बता रहे हैं।
कश्मीर के लोगों ने उनको ये नाम दिया A, B और C D। हमने नहीं कहा, हमें क्या किसी के साथ कारण है। हम तो यही समझते हैं वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी वो अपने दम पर नहीं चला रहे हैं, दिल्ली के दम पर चला रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी। नॉर्थ कश्मीर में कई जलसे हमने देखे हैं, कई रैली देखे हैं, कई कन्वेंशन की बात सामने आती है, लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा है कि इसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? जब इलेक्शन होंगे, जब कल वोटिंग होगी, उसके बाद जीत का ऐलान जब होगा तो बड़ा इम्पैक्ट होगा इसका इलेक्शन के दौरान। इसका फॉल आउट जो है इमीडिएटली, अगर मरकजी सरकार इस बात पर मतलब वो कमिटेड जो है, जो उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि सितंबर से पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि यहाँ पर रियासती असम्बली का इलेक्शन होगा, तो अगर वो होगा, इसका मतलब अगर सितंबर में से पहले तो कहीं जून जुलाई के महीने में वो नोटिफिकेशन भी आनी चाहिए, ताकि अगस्त या सितंबर के महीने में या जुलाई के एंड पर यहाँ पर आए। तो चूँकि इसमें गैप भी बहुत कम है, महीना 2 महीने के, जो इसमें रिजल्ट आएगा उसका फॉल आउट उन इलेक्शनों पर भी पड़ेगा डेफिनेटली। तो इसका मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जो है तैयार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस समझ रही है कि हमने ये सीट ऑलरेडी जीती है, क्योंकि जो कुछ हम नजर हमें आ रहा है ग्राउंड पे, तो इसका मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस आप ये समझ चुकी है, क्योंकि अपोजिट पार्टीज भी ऐलान कर रही है। देखिए आज ही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस आप देख लीजिए कि रियासत के हर कोने में नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक्टिविटी जारी है, खासकर जब से ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल होगा, हर जगह मीटिंगें होती है, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, और हमारे पार्टी कैडर हर जगह होता है, पहले भी था। अब चूंकि बीच में ये पार्लियामेंट इलेक्शन आया, तो इसमें से ज़्यादा वॉसिफेरसली नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने कैंपेनिंग की, तो ये एक बेस ऑलरेडी बन चुका है फॉर असेंबली इलेक्शन। मैं समझता हूँ कि असेंबली इलेक्शन 2 महीने के बाद जब आए तो मेहनत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत ऑलरेडी हमने की है। हमने अपने कार्डर को पहले ही मोबिलाइज किया है, और खासकर नौजवान तबका, ये नौजवान तबका पहले के इलेक्शन 2014 के इलेक्शन में मतलब इसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्होंने उतना हिस्सा नहीं लिया। लेकिन आज की बार आप देखेंगे कि इन इलेक्शनों में ज़्यादा मुतहरिक जो है वो यहाँ का नौजवान है, और नौजवान जो है वोट डालने वाला 60% इस इलेक्शन में नौजवान होगा, और उसमें बेशतर हिस्सा वो नौजवान होगा जो फर्स्ट टाइम वोटर है। ये क्रेडिट किसको दे रहे हैं? ये क्रेडिट हम दे रहे हैं, वैसे क्रेडिट क्या देना है नौजवानों के हाथ मैं चाहूँगा, आपने कहा कि 2014 के बाद अब नौजवानों में ये जुनून नजर आ रहा है, 2014 से पहले ये जुनून नजर नहीं आ रहा था, अगर अब आ रहा है तो क्रेडिट किसके? इसमें मैं बताऊंगा। देखिए, जो 2019 में रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया, 35A को ख़त्म किया गया। ये नौजवान देख रहा है अपने इस मोबाइल पर कि क्या हो रहा है, सारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो, मेरी नौकरियाँ किसने छीन ली। अब पहले अगर नौकरियाँ 50,000 निकलती थी रियासत में, ये रियासत के नौजवानों का ही हक था ना। आज इसके हकदार 38 रियासतों के नौजवान बनाए गए हैं, और ये देख रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे मजहब के साथ क्या हुआ है, मेरे बुजुर्गों के साथ क्या हुआ, मेरी स्टेट के साथ क्या हुआ, मेरे झंडे के साथ क्या हुआ, मेरे आइन के साथ क्या हुआ, ये सब उसको समझ में आया। क्योंकि आज का नौजवान पहला वाला नौजवान नहीं, आज ये बड़ा बाशूर है, इस मोबाइल के आने से उसके जहन के सारे दरीचे खुल गए हैं, लिहाजा वो सब कुछ समझता है कि मेरे साथ क्या। इस वजह से आप देखेंगे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इस वक्त जो जोश खरोश आप देखेंगे वो नौजवान का है। थे इन द पास्ट पहले इलेक्शनों में ज़्यादा नौजवानों की पार्टिसिपेशन नहीं होती थी, उसमें अधेड़ उम्र के या बुजुर्गों की होती थी, लेकिन इस इलेक्शन में आप देखेंगे जगह जगह पर नौजवान समझते हैं कि ये फ्यूचर की लड़ाई है, बिल्कुल नौजवान सोचता है कि ये मेरी फ्यूचर की लड़ाई, ये आखिरी लड़ाई है, क्योंकि ये पहला टाइम है 10 साल के बाद रियासत के लोगों को, खासकर नौजवानों को ये एक मौका मिला है अपनी उन फीलिंग्स का एक्सप्रेस करने का, जो उसके फीलिंग्स दिल में है, जो उसके साथ हुआ है।
ये सारा कुछ खत्म करके जो वो फील कर रहा है, ये समझता है कि मेरे पास कोई और तरीका नहीं, ये सिर्फ वोट के ही जरिए मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूँ, उस दुख को एक्सप्रेस करूँगा, उस अफसोस को मतलब एक्सप्रेस करूँगा जो मेरे साथ हो गया है। तो इसलिए वो बढ़ चढ़ के हिस्सा। जी, आपने अभी कहा कि स्टेट को लेकर नौजवानों में जो दिमाग उनका समझ पा रहा है, जो स्टेट के साथ हुआ, मजहबी मामला भी आपने कहे मजहब के साथ हुआ, तो आप डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं पार्टीज, ये उन्होंने ये सब किया जो मरकज में सरकार चल रही है। सबको पता है ये बीजेपी की सरकार ने किया, ये किसी और ने नहीं किया। रूट मेजॉरिटी बीजेपी की है पार्लियामेंट में, तो उन्होंने उनका जो एजेंडा था, जो 70 साल का उनका एजेंडा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बनाया था, पहले नहीं वो कर सकते क्योंकि उनके पास अक्सर अब उनके पास एक वोट मेजॉरिटी थी, तो उन्होंने उसको इस्तेमाल करके सारा कुछ खत्म किया। तो उन्हें कहा ये सब जानते, इसमें कोई लगी छुपी कर। लेकिन अफसोस इस बात का है कि रियासत की कुछ पार्टियां ऐसी है जो इसमें आलाकार बन गई। दिल्ली वालों का उन्होंने काम यहाँ पर आसान बनाया, उनके साथ मिलकर उन्हें उनका काम, अदरवाइज वो नहीं कर सकते थे। अगर वो मुतहद रहते अपने रियासत के तशक्कुर और आइडेंटिटी को बचाने के लिए, तो शायद दिल्ली वाले ये जरूरत नहीं कर सके, हालांकि 70-80 साल हो गए उनका ये एजेंडा बना, लेकिन नहीं कर सके, इसलिए एब्रोगेट। इवन मोदी के 2 गवर्नमेंटों में भी नहीं हुआ, आखिर पर उन्होंने किया क्योंकि हमारे कुछ लोग आलाकार बन गए, उनके साथ मिल गए। आप समझते हैं कि जब पीडीपी और बीजेपी सरकार बनी, उसमें भी हमारे कुछ मिनिस्टर थे, चाहे हम अपने जो पीसी के जाकिनी लोन साहब हैं उनकी बात करें या बाकी जो मिनिस्टर थे, तो उन वजह से हुआ है जो मैं कहता कि उन्होंने उनका रास्ता आसान बनाया। अच्छा, उन्होंने उनको एक विंडो दे दी कि भाई आप ये कर सकते थे। पहले दिल्ली का ये जरूरत नहीं होता था, दिल्ली का जरूरत नहीं होता था। हालांकि वाजपेयी की सरकार भी 2-3 बार आ गई, 96 में भी उनकी सरकार है, 98 में भी उनकी सरकार, 99 में भी उसकी सरकार आ गई। तो उस वक्त भी और उसके बाद भी जो मोदी की सरकार नहीं कर सकती थी। लेकिन जब हमारे ही कुछ पार्टियां कुछ लीडर्स यहाँ के आलाकार बन गए अपनी हकीर मकासद के लिए, तो दिल्ली वालों ने ये सोचा कि बस दिस इज द टाइम इन रोड्स करने के, और उन्होंने जो कुछ करना था तो लास्ट सवाल, आप आज उन नौजवानों के लिए क्या अपील रहेगी जो 18+ आज हुए हैं, जिनको आज पहली बार वोट डालना है? और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एक तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर कोई बीमार है उसके लिए घर का जरिया भी खोल दिया है जो पहले नहीं होता था। अब उन नौजवानों के लिए क्या अपील रहेगी जो 18+? पहले ये जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने रास्ता खोला, जो बीमार हैं या जो ये, हमें इसमें सब कुछ फिशी लगता है, क्योंकि देखिए वोट डालना है, बीमार है कोई, हैंडीकैप है कोई, या कोई 80 साल से 70 साल से जो पुलिस स्टेशन में, उनको तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी बोलना चाहिए था कि भाई आप अपने एजेंट्स भेजो ताकि आपके सामने ये होगा। किसी को नहीं पता है, तो नहीं, हमारे सामने नहीं हुआ। उन्होंने बुलाया, उनको क्या पता है किस हैंडीकैप ने किसको वोट डाला। अच्छा, इसी तरह जो हमारे मुलाजमीन हैं उनके अफसरों को उनके सामने रखा और पूछा किसको वोट डालेंगे, वो सिक्रेसी नहीं रही। पॉलिटिकल पार्टीज को खासकर मैं आपको बताऊंगा, नेशनल कैंप को ये पता नहीं कि मतलब किनको इन्होंने बुलाया, कब बुलाया। इस चीज को शक की निगाह से देखते हैं, हम उसको देखते हैं, ये फिर है। और ये थोड़ा वोट नहीं है, ये बहुत बड़ा वोट है, ये थाउजेंड्स ये वोट है जो ये मतलब मुलाजिम लोग डालते हैं, जो हैंडीकैप्ड लोग डालते हैं, या जो सर्विस क्लास के ये सिक्योरिटी फोर्सेस सर्विस क्लास के वोट, काफ़ी वोट है, ये इन थाउजेंड्स है, ये छोटा वोट नहीं है। लेकिन ये कैसे हुआ कि ये, और ये फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ, पहले ये कभी नहीं हुआ, सारा फीसी लग गया। चलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कितने वोटों से आज अपनी सीट निकालेगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड? ये तो अल्लाह जानता है, हमने तो मेहनत की। मैं कहता हूँ कि एक अच्छी खासी लीड के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस सीट, क्योंकि ये इलेक्शन जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में नहीं, इसमें 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज हिस्सा ले रहे हैं, और 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज में करीब 17.5 लाख वोट हैं। और जो हमने परसों भी देखा, श्रीनगर में वोटिंग परसेंटेज कम होती थी, लेकिन आज श्रीनगर के लोगों ने भी बढ़ चढ़ के इसमें
में हिस्सा लिया। इसी तरह पुलवामा में डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के एक रीत रही कि हमारा यहाँ पर 70% वोट है। मैं समझता हूँ कि यह आज 80% से भी ज़्यादा आगे जाएगा। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि लीड भी इंशाल्लाह अच्छी खासी हो। और ये भी मैं आपको बताऊँगा, इस रियासत में 77 के बाद करीबन 12 इलेक्शन हो गए। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर बार इलेक्शन जीते, मासिवा एक बार। ये सीट हमेशा हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है और इंशाल्लाह ताला आज भी हमारी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बात कर रहे थे चौधरी इमाम रमजान जो बता रहे थे आज के ग्राउंड रियलिटी बता रहे थे। हालांकि इन्होंने जो सजाद का एक बड़ा बयान आया था उसको लेकर भी इन्होंने बात की है और उस बात को लेकर हम अलग रिपोर्ट में बताएंगे कि वाकई चौधरी इमाम रमजान के जो इल्ज़ामात है वो किस तरह जा रहे हैं। क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेशन या बीजेपी सरकार कहें आप, उस पर भी एक इल्ज़ाम लगा है। जो इल्ज़ाम के मुताबिक इन्होंने कहा कि जब उनको बताया गया है कि आप वोट डाल दीजिए, उनके घर में भी आप मशीन जाएंगे वोटिंग के लिए या बैलेट बॉक्स जाएगा, उसको लेकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि इसमें बड़ा शक नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन शायद को दीजिए इजाज़त।